तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कट ऑफ ने तो मतलब आसमान छू लिया इस टाइम पे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल है। गवर्नमेंट जॉब, मैं बता दूं, एक मिथ है बहुत बड़ा कि आपको बहुत कुछ दे देगी जिंदगी में, पर वैकेंसी बहुत है, बस लेने वाली चाहिए। मेरा मन था एयरफोर्स में जाने का, मैं जा ही नहीं पाया, 2 बार हुआ नहीं, तीसरी बार फिर कट ऑफ 160 में से 159.6 जा रही है। तो मैं कांस्टेबल इतने नंबर पे बनाओगे? एस्पिरेंट की लाइफ होती है बहुत कठिन। आप यूआर से हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मैं कह रहा हूँ एनालिसिस से बेकार कोई चीज नहीं है इस टाइम पे। एस्पिरेंट की तो गलती नहीं है, गलती है टीचर्स की। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट पे। और आज हमारे साथ फिर से वापस आए हर्ष दीक्षित, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और एक्स बीएसएफ ऑफिसर। कैसे हैं हर्ष आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है आपका कंटेंट क्रिएशन प्लस आप कैसा कर रहे हैं अभी मतलब अच्छा लग रहा है। अभी फिर हाल ही में 6 दिसंबर में 1 साल पूरा हुआ है, और सुनने को मिल रहा है कि हाँ काफ़ी कर लिया, 1 साल में लगभग 4 लाख क्रॉस कर दिए। तो मतलब बढ़िया सपोर्ट, प्यार वाले बढ़िया मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले हर्ष को के 400K कंप्लीट कर लिया, वो भी 1 साल में, मतलब खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी जर्नी रही आपकी? जर्नी ये रही, मैंने 6 दिसंबर 2023 में शुरू किया था, और एक चीज रही बस, मुझे नहीं पता कंटेंट कैसा है, क्या है, जो मन में है मैं बना रहा हूँ। कंसिस्टेंसी। और ये मैं कहूंगा सबसे, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कंसिस्टेंट रहना। मेरी किस्मत थी, मेरी पहले रील से व्यूज आने शुरू हो गए, पर किसी किसी के नहीं आते। तो हार नहीं माननी, चाहे वो एग्जाम हो या कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी हो भाई, बनाते रहो, कंसिस्टेंट रहो बस। चलो पढ़ाई के बारे में तो बात करेंगे, डेफिनेटली मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन से ही। तो सबसे पहले क्या सोच के ट्राई किया था, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था, क्या वो बोलते थे आपके बारे में? क्योंकि इजी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी इजी नहीं था। स्टार्टिंग में तो हेट भी मिला था, मतलब अब तो टचवुड बहुत प्यार मिल रहा है। स्टार्टिंग में ये चीज थी, मैंने ना सीजीएल में मेरी जो ज्वाइनिंग थी 2 दिसंबर की, मैंने उस पर एक रील बना दी कि मेरे फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग ऐसे करके, और वो 3 दिन में 1 लाख। अरे वाह। मतलब 1-2 हज़ार व्यूज से 1 लाख चले जाए तो ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद मैंने वो पार्ट बनाते गया, फिर मुझे लगा बदलो, फिर मैंने चीजें बदलेगी, मतलब 3-4 बार कंटेंट बदल दिया, और हर बार पसंद आ रहा है। बस इस चीज का है, अभी भी बदलने वाला हूँ जनवरी में, देखते हैं कैसा रहता है। तो ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ हो जो क्रेजी हुआ हो, या कोई मिला हो कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ? क्योंकि 4 लाख फॉलोअर बहुत बड़ी बात है, कहीं पे भी कोई भी मिला हो? फैन मूवमेंट तो मतलब हो गए बहुत सारे। अब सबसे पहला मुंबई में हुआ, तो मुझे लगा था कि मुंबई में इन सब चीजों का है ही नहीं क्रेज गवर्नमेंट जॉब का, या पर मिला सबसे पहला मुंबई में मुझे। मुंबई में मिलके उसने सामने से एकदम आ रहा, मुझे ऐसे घूर रहा, और ना थोड़ा टाइम लगाते हैं पहचानने में। एकदम से वो सुना के भैया, मैंने कहा भैया मैं वीडियोस देखता हूँ, और ये एक फोटो, मैं मतलब वो वाली चीज है ना कि पहली बार कोई कह रहा है मेरी फोटो, हाँ कि भाई फोटो खिंचवा लो, सबसे पहला सबसे स्पेशल होता है। तो वो मेरे लिए सबसे बढ़िया था। ओके। और ओवरऑल जो अब करंटली आप कर रहे हो, जैसे ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हो, तो कंटेंट क्रिएशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको साथ में मैनेज कैसे करते हो आप? टाइम निकालना पड़ता है। अब ये नहीं है कि मैं रोज ऑफिस रोज वीडियो, रोज ऑफिस रोज वीडियो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन ज्यादा टाइम है थोड़ा सा, उस दिन 2-3 वीडियो बना के रख ली, वो टाइम, क्योंकि रोज वीडियो डालनी ही है। मतलब मुझे अपना लगता है कि अभी तक तो एक भी दिन मिस नहीं हुआ, डालनी ही है। तो इसलिए मैं यही करता हूँ कि जिस दिन ज्यादा टाइम है उस दिन ज्यादा वीडियो निकाल ली, कम टाइम है तो 1-2 वीडियो निकाल ली, बस ऐसा रहता है। तो जैसे अब अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हैं, अगर किसी को अप्लाई करना है या जॉब चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, और क्या स्टेप होते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि आइडिया लगे। हाँ, ये पहले मतलब ये एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं इसमें। ओके। तो सबसे पहले उसमें प्रीलिम्स होता है, जो कि 100 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, वो बस क्वालिफाइंग कर दिया। अब हमारे मतलब पहले नहीं था क्वालिफाइंग, पहले उसके मार्क्स जुड़ते थे। फिर उसके बाद मेंस होता है। मेंस अच्छा खासा 390 नंबर का होता है, और फिर उसके मेरिट लगती है, उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। जिस दिन मेंस होता है उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अब अगर टाइपिंग में आप फेल हो गए किसी भी रीजन से, तो आप फिर सब कुछ 0 हो जाएगा। ये नहीं है कि टाइपिंग में फेल तो कुछ पोस्ट के लिए हम तब भी एलिजिबल रहेंगे, वो सब 0 हो जाएगा फिर। तो मतलब हर चीज जरूरी है, और कंप्यूटर, टाइपिंग, पढ़ाई, मैथ वैथ सब। और इन जनरल अगर जैसे कोई पहली बार प्रैक्टिस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो कितने टाइम में इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है? अगर इन जनरल पूछे तो मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने प्रॉपर ढंग से बैठ के 6-7 घंटे मिनिमम दे, तो आराम से वो सिलेबस कवर कर लेगा, वो समझ जाएगा। क्योंकि मेन चीज इसमें बस PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन है इसके। जिसने वो चीज पकड़ ली ना स्टार्टिंग में कि भाई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम देना है, बात खत्म। क्योंकि वही रिपीट होते रहते हैं, तो 6-7 महीने में मेरे हिसाब से कर सकता है वो। तो एसएससी सीजीएल की बात करूं या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, सब में सेम ही तरीके से प्रिपरेशन करना होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है?
एसएससी में तो सेम ही है, क्योंकि एसएससी का एक ही वो है मेथड कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है, एग्जैक्ट नहीं, मतलब वैल्यू चेंज कर देगी, थोड़ा बहुत घुमा देगी, पर पूरा एसएससी तो यही कहता है। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आजकल लोग बाग स्ट्रगल कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपके पास दो थी, आपके पास ऑप्शन था, तो वहां से स्विच करके अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आए हैं, ऐसा क्यों, मतलब क्या आपको लगा? दो तो मेरे पास मतलब वो थी जो मैंने ज्वाइन करी थी, इससे पहले भी मेरे 11 एग्जाम हो गए थे क्लियर, एसएससी के, एयरफोर्स के, कोस्ट गार्ड के, सारे मिला के। ओके। तो मैंने तो मेरा तो यही रहा कि मैं कुछ भी करा, मतलब घूमा फिरा, पर कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा। मैं स्टार्टिंग में बताया कंसिस्टेंसी इज द की। मैं कुछ भी करा, बस मैं पढ़ता रहा। मैंने कहा रिजल्ट तो मिलेगा। स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला था। एयरफोर्स, मेरा मन था एयरफोर्स में जाने का, मैं जा ही नहीं पाया। 2 बार हुआ नहीं, तीसरी बार फिर वो गवर्नमेंट ने मतलब हटा दी थी अग्निवीर के चक्कर में। पीएसएल में नाम था, पर मेन चीज वही थी कंसिस्टेंसी, लगे रहो, हो जाएगा आराम से। तो आज के टाइम पे मैं ये चीज देखता हूँ कि लोग बाग 6 महीना कोशिश करते हैं, साल भर कोशिश करते हैं, फिर जैसे ही लगता है कि हाँ क्लियर होने वाला है, नहीं होता, ड्यू टू कट ऑफ हो गई या फिर उनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी बिहार की भी अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी खान सर प्रोटेस्ट, मतलब खान सर बच्चों के साथ खड़े हैं एक प्रोटेस्ट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कट ऑफ ने तो मतलब आसमान छू लिया इस टाइम पे। अभी मैं एसएससी जीडी की कुछ भी सही यार, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, मैं खुद भी एसएफ में से आया हूँ, पर है तो वो एक कांस्टेबल बना रहे हैं ना, वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बना रहे। उसकी कट ऑफ 160 में से 159.6 जा रही है, तो मैं कांस्टेबल इतने नंबर पे बनाओगे? मतलब 40-50 हजार वैकेंसी है, सारी चीज है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल है जो हम पकड़ नहीं पा रहे शायद, जिसकी वजह से मेरिट बहुत हाई जा रही है। अच्छा। और पहले ना मतलब कांस्टेबल की जॉब को उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, चाहे उसने एमबीए किया हो, चाहे बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, वो लोग भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पता है क्या है, जहाँ जो चीज़ कम होती है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब डायमंड की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में है। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मात्रा में हो चुकी, और लोग बाग अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा हो चुके। अनएम्प्लॉयड कह दो, अनस्किल्ड कह दो उन्हें, वो अनस्किल्ड ज्यादा है। अब उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें बस एक चीज सुनने को मिलती है रिश्तेदारी से भी, सब चीज से तैयारी कर, सरकारी नौकरी लगा दे, ये मिल जाएगा, हो जाएगा, वो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, इतनी कम नौकरी, इतने सारे लोग हैं, इस वजह से जो नंबर ऑफ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी कह दो, वो बहुत ज्यादा हो चुका है, और गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिल ही नहीं। ये बोले कि लाइक अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं, या फिर उतने ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है जॉब के लिए? लोग ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, ऑप्शन मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने तो बीए करी थी, मेरा ना 12th से क्लियर था कि भाई मुझे बीए करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, साथ साथ मुझे करना है बस। पर अब अगर आपने बीटेक कर रखी है, आपने एमटेक कर रखी है, आपने एमबीए कर रखा, आपके पास तो दुनिया भर के ऑप्शन है, आप ढूंढो तो सही पहले। काफी चीजें ऐसी हैं, आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम भी नहीं देना, सीधा एसएसबी में बैठ जाओगे इंटरव्यू में। और बीटेक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर करना ही नहीं है उन्हें करनी है बस गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मैं बता दूं, एक मिथ है बहुत बड़ा कि आपको बहुत कुछ दे देगी जिंदगी में। वो आपको टाइम पे खाना दे देगी, यहाँ हमारे यूपी, बिहार, दिल्ली में रिस्पेक्ट दे देगी सोसाइटी में, पर ऐसा नहीं आपको वो मतलब अंबानी बना देगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं देखो, इन जनरल अगर मैं बात करूं, अंबानी तो नहीं बनाएगी डेफिनेटली, बट एक बहुत सारी चीजें होती है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि जैसे मान ली शादी की बात चल रही है, यूपी की अगर मैं फैमिली की बात करूं, भाई लड़का क्या करता है, प्राइवेट जॉब करता है, लाख रुपए कमा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब करता है, 20,000 रुपए कमा रहा है, उसकी वैल्यू है। तो ऐसा क्यों? वही कह रहा हूँ ना, जो लोग मतलब जिस चीज की कमी है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। अब प्राइवेट तो किसी पे कुछ नहीं हो रहा ना, वो जाके करेगा मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, पर गवर्नमेंट में तो नहीं कर सकता ना ऐसा कि कुछ नहीं हो रहा। जो सब कुछ भी कर लेगा उसे फिर गवर्नमेंट करनी आगे। मतलब मेरे खुद के मेरे ऑफिस में है लड़के 80-80 हजार सैलरी पे थे, एमटेक करके बेंगलोर में, अब वो छोड़ के हमारे पास आए हैं। बट इन जनरल आप ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो डेफिनेटली अवेलेबल है। बिल्कुल है। तो कोई ऐसी जॉब्स आप बताना चाहोगे जो वैकेंसी अभी अपकमिंग 6 मंथ में या 1 ईयर में आ रही हो? अगले साल तो वैकेंसीज ही वैकेंसीज। अगर एसएससी में देखो ना, मैं एसएससी में आपकी फेज 13 की वैकेंसी है, सीपीओ की वैकेंसी है, सीजीएल की वैकेंसी है, जीडी की वैकेंसी दोबारा है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है, एडब्ल्यू टीपीओ हेड कांस्टेबल, इतनी सारी वैकेंसीज है ना। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी नहीं पता, उनमें कितनी आएंगी, सीट पता नहीं कितनी आएंगी, पर वैकेंसी बहुत है, बस लेने वाले चाहिए। अच्छा, तो जैसे अब वैकेंसी की बात हो गई, अब ये भी आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए, प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जब एक बच्चा प्रिपरेशन करने बैठता है, 50 यूट्यूब चैनल है, 50 अकेडमी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो बच्चा करे तो करे क्या? मेन चीज है एक जगह फोकस रखें, मतलब कि जगह जगह ना भागे। अब आपने एक चैप्टर करा किसी टीचर से, दूसरा चैप्टर कहीं और से कर रहे हो, आपका दिमाग तो मतलब मान ही नहीं पाने का उस बात को।
सबसे पहली चीज़ है ढंग से टीचर ढूंढो। जैसे कि मैं एक सजेशन दूँ, कोई प्रमोशन या कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे जीएस के लिए परमार सर हैं, वो इस टाइम पे सबसे ऊपर चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सबको पता है, घूम फिर के जाओ, उनके पास सारा मटेरियल है, वहां से पढ़ो, बात खत्म। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब लिमिटेड रिसोर्स रखो, ज्यादा इधर उधर भागो मत और पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं, एक सब्जेक्ट के लिए अगर किसी भी टीचर को आप रिकमेंड करना चाहें, सजेस्ट करना चाहें, जस्ट जो भी लोग देख रहे हैं उनका बेनिफिट हो जाए। मैं करूंगा मैथ के लिए, एक तो गगन प्रताप सर है और एक अभिनय सर। ओके। इन दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हो आप। दूसरे अगर बात करें जीएस की, जीएस में परमार सर तो मतलब इंग्लिश में जो कर रहे हैं वो परमार सर, और हिंदी में जो कर रहे हैं वो नवीन सर से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग के तो वन एंड ओनली पीयूष वार्स ने, वो गोट हैं। इंग्लिश के लिए जो फिलहाल में जो अच्छे चले वो अमन वशिष्ठ सर हैं, वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो बहुत सही है। तो कैसे बच्चे को यूट्यूब से प्रिपरेशन करना चाहिए? कर सकते हैं यूट्यूब से। पहले पता क्या होता था कि हमें तो कोर्स ही लेना है, बहुत महंगे महंगे कोर्स भी आते थे। अब सारा कंटेंट ही यूट्यूब पर पड़ा है। अगर आप कोर्स ना भी लो ना, प्लेलिस्ट पूरी पढ़िए, वहां से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, खत्म खेल। तो जैसे आपने काफी सारे टीचर्स के भी नाम रिकमेंड करे, ऐसे में ही अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आई गेस एक बच्ची का इंटरव्यू था, वो न्यूज़ में कुछ बता रहे थे अवध सर के बारे में, क्योंकि अवध सर बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब उनकी वीडियोस मैंने भी रील में देखे, पर्सनली मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो वो बोल रहे थे कि सर पढ़ाते नहीं है, सर रील बनाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जब मान लीजिए अगर क्लास में भी आ रहे हैं तो शॉर्ट्स में आ रहे हैं, या सिर्फ बस बताने के लिए चल रहे हैं, और आजकल तो वो शायद किसी गवर्नमेंट पार्टी से भी कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में एक टीचर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे? मेरे हिसाब से तो उनका जो मोटिव था वो पूरा हो गया। अच्छा। क्योंकि यार ऐसा कौन सा टीचर है जो आपको कहेगा हम तो कट्टा लगा के घूमते, हम तो भोकाल बनाते? कोई भी टीचर नहीं कहने का। सामने एक सर है विकास दिव्यकृति सर, मैं कह रहा हूँ वो ना चिल्लाते ना कुछ, बहुत आराम से शांत तरीके से बोलेंगे। वो आईएएस थे, मतलब उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, उन्हें पता है कि चीजें कैसे करनी है। अब ये कोई बात नहीं होती कि हम अगर टीचर ना होते तो हम ये होते, गुंडे होते। ये आप मतलब क्या मैसेज दे रहे हो? मैंने आज तक उनकी एक भी वीडियो पढ़ाई की तो वायरल नहीं देखी बिल्कुल, जिसमें वो ज्ञान दे रहे हो। वो भोकाल वोकाल वाली चीज तो वो समझ नहीं आती मेरे भी। मतलब मैं तो ये कहूँगा विकास दिव्यकृति सर बहुत सही हैं। अवध सर मैं कभी पढ़ा भी नहीं, ना मुझे उनका कोर्स लिया, ना मैं शायद कभी लूंगा भी नहीं उनका, तो मेरे समझ नहीं आते वो। देखो ये तो सबका अपना पर्सनल है कि किससे आपको पढ़ना, अगर आपको अवध सर अच्छे लगते हैं डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, ये जस्ट एक डिस्कशन है। हाँ। और इसी से एक और चीज मेरे माइंड में आई, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं या पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और वो वीडियो बना रहे हैं, मिलियंस में व्यूज है, और मुझे लगता नहीं शायद वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी है। आजकल ये क्या चल रहा है इतना ज्यादा? एक नाम है, मैं तो ओपनली ले रहा हूँ, एक द वॉरियर फौजी करके। अच्छा। उस लड़के ने, सच बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी किल्सन हो जाती है उससे कि वो क्या करता है, ट्रांजिशन वाली वीडियो बनाएगा। हम जब बीएसएफ में गए थे ना, हमें पहली चीज जो सिखाई थी वो थी डिसिप्लिन, कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी वर्दी ना यहाँ से यहाँ हिलनी नहीं चाहिए। वो पता है कैसे कि वो फौज की वर्दी भी ऐसा यूज कर रहा है कि बटन खुले पड़े हैं, ये है वो है, मतलब पूरी हवाबाजी के तौर पे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। वो एक तरह से ना डिफेम करना हमारी आर्मी को, गलत है वो, बहुत ज्यादा गलत है वो इंसान वाकई में, मतलब मेरी नजरों में तो गलत है। जो उसके नाम पे व्यूज खा रहा है, फिर वहां से वो कोई प्रमोशन कर रहा है, पैसे कमा रहा है। और भी बहुत तरीके हैं, अगर तेरे पास दिमाग है, कंटेंट है, तो वो करना। आर्मी को के बीच में ला, लोगों को पता है कि आर्मी जाएगी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, करनी है उनका वो काम, मतलब काम ही उनका ऐसा कि हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं यूज कर रहा है वो। खुद भी बात करूं तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जहां पर आप पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी है या आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी है, और लिखा हुआ है कि अगर आप अपने देश के आर्मी को पसंद करते हो तो लाइक करो और फॉलो करो। ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि हम ना इंडियंस बहुत इमोशनल है, और आर्मी से तो हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, और होने भी चाहिए। वो काम ऐसा करते हैं, अब उनके नाम पे व्यूज, उनके नाम पे फॉलोअर्स, क्या मतलब है इस चीज का? तुम कुछ करो ना, खुद करो पहले कुछ। हमसे ये कह दिया गया था बीएसएफ में जब हम घुसे थे, अपना जो भी तुम्हारा सोशल मीडिया सब खत्म कर दो। हमने कर दिया था उस टाइम पे खत्म, क्योंकि अलाउ ही नहीं होता कुछ भी करना। तो जो फेक होते हैं ना, यही ऐसे खुल के सामने आते हैं, रियल वाले तो आते भी नहीं है। तो भाई इन सिंपल अगर हम बात करें तो जितने लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है किसको आप फॉलो कर रहे हो किसको नहीं। अगर कर रहे हो सही लोगों को फॉलो करो भाई, इतना आसान नहीं होता कि ट्रांजैक्शन करिए और जॉब लग गई गवर्नमेंट। प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रॉपर पढ़ाई करो। और इसी चीज को मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है लोगों पे। ट्रांजिशन बनाने का टाइम कैसे मिल जा रहा है उन्हें? हम जाते थे, हमारी जब ट्रेनिंग हुई है ना, हमें 4 से 5 घंटे की नींद मिली है। अब तुम या तो सो जाओ या तुम ट्रांजिशन करो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब पहली बार उनको पता चला कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई? ऐसा मेरे खानदान में पहली है, मतलब सबका ये था कि ये कर रहा है ना, इसकी लग जाए ये वाली चीज। तो जो मेरा पहला ज्वाइनिंग लेटर था उसके लिए मैं भाग रहा था इधर उधर, मैं वहां पोस्ट ऑफिस जाऊं, कभी कहीं जाऊं, यार मिल जाए, हाथ में आ जाए एक बार। तो उस दिन जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, वो मुझे रास्ते में मिल गया, पोस्टमैन ने पूछ लिया मेरे नाम का कुछ है क्या?
तो उन्होंने कहा हाँ है, तो उन्होंने मुझे पकड़ाया, मैं घर आया, मम्मी को दे, मम्मी ऐसे ऐसे आ गया ज्वाइनिंग लेटर। और 15 दिन बाद ही मेरी ज्वाइनिंग थी बीएसएफ की। वो बहुत अलग मोमेंट था। उसके बाद अब चाहे मेरे 10 ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए ना, वो मोमेंट वापस नहीं आएगा। पर पहली गवर्नमेंट जो अलग ही मोमेंट था, इमोशनल भी और सब खुश भी, अच्छा था बहुत ज्यादा। इसी से एक और चीज पूछना चाहता हूँ, पहले आप क्रिकेट भी खेलते थे, तो क्रिकेट को छोड़ के आगे बढ़ना कैसा लगता है यार? ये थोड़ी मिडिल क्लास वाले लड़कों की समझ पाएंगे कि छोड़ने पड़ते हैं। क्रिकेट सब खेलते हैं, आप भी खेलते थे, मैं भी खेलता था, पर हमें पता लग गया कि शायद हमसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, हमारे पास इतना सब कुछ नहीं है कि हम क्रिकेट में फ्यूचर बना ले अपना। बल्कि हमारे तो घर के पास ही है ना भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने बना लिया हमारे सामने। पर कहीं हमें शायद कमी रही होगी, हमने वो छोड़ के कि पहले करियर देख ले, अपना फ्यूचर बना ले, गवर्नमेंट जॉब में या काय में भी, तो छोड़ दे इसलिए। तो अभी कैसा लगता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जहाँ पर आप आज हैं, आपके पेरेंट्स की नज़र में, या फिर जो जितने भी रिश्तेदार होते थे कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं कर पाएगा, तो अब कैसा फील होता है, कैसा लगता है यार? अब कोई बोलता ही नहीं। मतलब पहले तो सब बोलते थे यार क्या वीडियो बना रहा है, पागल है, कौन फॉलो कर लेगा। और जब अब कहते हैं यार एक बार फॉलो बैक दे दे थोड़ा सा मतलब लगता है कि भाई तुम करते रहो ना, करते रहो। जो तुम लोग हेट कर रहे हैं ना, वो आगे जाके तुम्हें सपोर्ट करने लग जाएंगे अपने आप। जो उसे दिखेगा भाई ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो आगे जाए जा रहा है, तो लगे रहो बस। मेरे तो यही है। तो आपका पहले एक कॉमेडी चैनल भी था, यूट्यूब चैनल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कॉमेडी चैनल था वो 2017 में। अच्छा। मतलब ये था, मुझे शौक था पहले से कि भाई मुझे तो वीडियोस वगैरह बनानी है, और हंसी मजाक वाली या कैसी भी समझ लो, हम हंसी मजाक वाली वीडियो बनाते 4-5 जने, सबका माइंडसेट हमारा सेम था। पर कुछ फिर साथ में दोस्तों के साथ ऐसी चीजें होती रही, कोई कहीं कोई कहीं, सबको अपने अपने करियर दे, क्योंकि वो पैसा तो आ नहीं रहा था उससे। पैसा तो मैटर करता है ना। बिल्कुल। कि घर वाले कहें कि वीडियो बना के क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए वो ड्रॉप कर दिया और अपनी सब तैयारी में लग गए। चलो अच्छा, जो भी अभी आप कर रहे हो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हो। 4 या 5 ऐसी चीजें आप बताना चाहें एक नए एस्पिरेंट को जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जो उसको फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्स, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, वो सबसे मेन है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। और चौथी चीज एक रहती है ना, मतलब विल पावर, कि भाई मैं कर दूंगा। अपने दिमाग को कहते रहो भाई हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब मेरी तरफ से 4 चीज है। ठीक है। तो जैसे आप एस्पिरेंट भी रहे हो, आपने प्रिपरेशन भी करी है, तो एक एस्पिरेंट की लाइफ कैसी रहती है? एस्पिरेंट की लाइफ होती है बहुत कठिन। अब कठिन वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक तरफ लाइब्रेरी में लड़ रहा होता है, एक तरफ वो खुद से लड़ रहा होता है, और तीसरी तरफ वो अपने घर वालों से भी लड़ रहा होता है। लड़ रहा होता है इन द सेंस दिमागी रूप से। घर वाला ऐसे तो लड़ेगा नहीं कि लाइब्रेरी में जाके वो किताबों में घुसा पड़ा है, रिजल्ट उसे मिल नहीं रहे, मेरिट हाई जा रही है या कुछ भी जा रही है, उसे रिजल्ट नहीं मिल रहे। यार दोस्त कह रहे तेरा होना होता, मुझे भी कहा तेरा होना होता, अब तक हो जाता। घर वाले कह रहे कुछ होगा नहीं होगा। अब वो ना बहुत मतलब मेंटली डिप्रेस्ड भी हो रहा है। बिल्कुल। तो हार्ड तो है। अब इस बीच में से भी तुम करियर बना लो, जॉब ले लो, बहुत बेहतरीन बात है। मैं तो कहता हूँ एस्पिरेंट की जिंदगी हार्ड है, पर कर दे तो बढ़िया बात है। और जैसे मान लीजिए अगर किसी को अपने पेरेंट्स को कन्वे करना है या कन्विंस करना है, तो कितना टाइम पेरेंट्स दें बच्चे को कि यार इतना टाइम देना चाहिए इस जॉब की प्रिपरेशन के लिए? 2 साल। 2 साल किसी भी गवर्नमेंट जॉब को 2 साल दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास और भी स्किल्स हैं, पर घर वालों का ये प्रेशर है कि तुम करो गवर्नमेंट जॉब, 2 साल दो, होता है ठीक है भाई, वरना तुम अपनी स्किल पे काम करो। वो चीज तो बिल्कुल मत करो कि 20 साल की उम्र से तैयारी शुरू करी, 28 साल तक तैयारी कर रहे, अब लग भी गई तो अब क्या रह गया? तुम्हारे अगले साल शादी, फिर तुम अपनी गृहस्थी में हो गए। 2 साल से ज्यादा तो मत दो। तो 2 साल डेफिनेटली देना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं, इन केस अगर वो वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली यार आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। जैसे अभी बताया आपने, इवन कांस्टेबल की जॉब के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं? हालांकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें कि और ज़्यादा वैकेंसीज लेके आए, या वैकेंसीज ऑलरेडी काफ़ी हैं? वैकेंसीज तो जितनी है वो दे रही है गवर्नमेंट, मतलब क्योंकि उन्हें आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ रखनी है ना वैकेंसी वैकेंट करके। वैकेंसी तो काफी आ रही है, पर वही चीज है जो बच्चा है दमदार, सच में दमदार है ना, पहले ऐसा होता है एवरेज बच्चा भी सिलेक्शन ले रहा है, पर जो क्रीम लेयर वाला बच्चा है ना वो सिलेक्शन ले जा रहा है, एवरेज बच्चा थोड़ा दब जा रहा है। वही है, वो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो सिलेक्शन की जैसे आपने बात करी, ऐसे में मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत शायद कम लोग बात करते होंगे। कोटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई जनरल वाले के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, SC ST के लिए इतना, मतलब क्यों ऐसा है, क्यों डिफरेंस है? प्रिपरेशन तो हर कोई एक जैसी कर रहा है ना, मेहनत तो हर कोई एक जैसी कर रहा है। ये चीजें तो मतलब क्या ही कह दें, वो पहले से ही चलती आ रही हैं और मेरे हिसाब से चलती भी रहेंगी।
ये चीजें इन पे क्या ही टिप्पणी करना, क्योंकि सबको पता है कि हाँ आप यूआर से हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अब ऐसा नहीं है, पहले ये चीज थी हाँ SC ST ये सब मतलब गरीब है तो कोटा दो, वो कोई गलत नहीं है, लेवल पे लाने के लिए दो, पर जहां बात अगर मानसिकता की है ना, वो तो सबका बराबर है। बिल्कुल, फाइनेंशियली हो सकते हो, पीछे हो थोड़ा आगे हो, वो सबका बराबर है। मेरे हिसाब से ये चीज ऐसा कभी खत्म होगी नहीं, इसी पे विवाद रहेगा, पर बराबर होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, मतलब आप भी 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेट से मैं भी 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट अलग मिल रहा है, मुझे रिजल्ट अलग मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि यार ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैंने जब एक बार एक एग्जाम दिया था, मेरे बहुत ज्यादा नंबर थे, तो एक मेरे ही साथ का लड़का है, वो थोड़ी उसकी कैटेगरी कुछ और थी, तो उसके मेरे से 10-15 नंबर कम थे। वो मेरे पास आके मुझसे कह रहा हो गया नहीं हुआ? मैंने कहा भाई नहीं हुआ। वो कह रहा मेरा तो हो गया। मैंने कहा चल अच्छी बात है, यूं कह रहा मैं पढ़ लेता तेरा भी हो जाता, बल्कि मेरे उससे 15 नंबर ज्यादा थे। मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं कहा क्योंकि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ तो ये मुझे कहेगी। वो चीज वहां बुरी लगती है ये चीजें, अब चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव जो हम कर सकते हैं कि काश इसकी जगह ये हो जाए, कुछ भी आप मतलब अगर आपके माइंड में है तो क्या ये ना हो, ये हो जाए कोटे के लिए? हाँ, कोटे के लिए जैसे EWS निकला है ना अभी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप वो कर सकते हो, क्योंकि जो पहले भी जो कोटा बांटा था वो फाइनेंशियल उस पर बांटा था ना। EWS जो है अब वो क्या है, उसमें भी वो खाली UR के लिए है। एक काम होना चाहिए सब बराबर, और जो वाकई में फाइनेंशियली बहुत वीक है वो EWS में, अच्छा, या कुछ और लिया हो, मतलब ऐसा कुछ जो वाकई में फाइनेंशियली वो अलग, और जो फाइनेंशियली ठीक है नॉर्मल है वो सब एक तरफ, फिर वो फाइट कराओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में एक और चीज आ जाती है। अब मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, वो 3 डेट्स में हो रहा है या 2 डेट्स में हो रहा है। स्टार्टिंग के जो 2 दिन दे रहे हैं उनके लिए इजी हो रहा है, या जो लास्ट में दे रहे हैं उनके लिए टफ हो जा रहा है, फिर कट ऑफ उसके हिसाब से जा रही है। अब ये क्या सिस्टम है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। 3 दिन छोड़ो, आप 15-15 दिन में भी हो रहे हैं एग्जाम। अच्छा, 15 दिन 20 दिन में भी हो रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है। वो बात है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इतने हमारे पास सेंटर नहीं है, पर वो गलत है। क्योंकि एक बात बताओ, 2 लड़के हैं, साथ तैयारी कर रहे हैं, साथ सब कुछ बिल्कुल सेम तैयारी है, अब वहीं एक की शिफ्ट हार्ड आ गई, एक की आसान आ गई। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन में एक को मिल गए 15 नंबर, एक के घट गए 5 नंबर, तो 20 नंबर का अंतर तब भी आ गया, क्योंकि सब कुछ सेम होते हुए 20 नंबर का अंतर आ गया उनमें। एक का सिलेक्शन हो गया, एक रह गया। गलती तो किसी की भी नहीं है ना, मेहनत तो दोनों ही कर रहे थे। बिल्कुल, पर इस वजह से कि उसका दिन मतलब कौन से दिन एग्जाम पड़ा, इजी पड़ गया, उसकी तो गलती नहीं है ना, उसका इजी पड़ गया। पर मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है, 1 डे 1 एग्जाम ऐसा होना चाहिए। अभी PCS में भी हुआ ऐसा ही। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब यार अब इतना बड़ा देश है हमारा, एक दिन एग्जाम कंडक्ट हो सकता है यार। बिल्कुल हो सकता है। और मतलब मान लीजिए, और ये भी ऐसा क्यों है कि इसका इजी आएगा, इस शिफ्ट में इजी आएगा, इस शिफ्ट में हार्ड आएगा? ये तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। या तो आप कुछ बनाओ इस तरह से एग्जाम जो सबका लेवल सेम हो, ऑब्वियसली, है ना, और या तो फिर मतलब ये चीज थोड़ी समझ से बाहर है, क्योंकि बनाने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसा बना रहा है, वो कैसा दे रहा है बच्चे को। बच्चे का क्या है, वो तो जाके बैठेगा एग्जाम देगा, उसे तो पता ही नहीं ना कैसा आएगा, दिन पे डिपेंड है बस। मतलब एक चीज मैं कहूँ, उसकी पूरे साल की मेहनत एक दिन पे डिपेंड है। तो यहीं से एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि ये चीज चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो आजकल एनालिसिस होता है पेपर का, मान लीजिए आप देके आ गए, मेरा कल पेपर है या परसों मेरा पेपर है, 2 दिन बाद मुझे पेपर है, मुझे वही चीज यूट्यूब पे पता चल जा रही है। वो मैं कह रहा हूँ एनालिसिस से बेकार कोई चीज नहीं है इस टाइम पे, मेन SSC में, क्योंकि SSC सबको पता है वो रिपीट करती है क्वेश्चन। अब मैं जाऊंगा कल एग्जाम देने, आज मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, एनालिसिस चल रहा है, और देखा मैंने कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने तो उनकी प्रैक्टिस कर ली। मान लो जहां मेरे, मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन लग गए मेरे अगले दिन, मतलब 6 नंबर, जहां मैं शायद मेरिट से 1-2 नंबर पीछे होता, 4-5 नंबर आ गए, और मेरी वजह से एक इंसान बाहर, बस उस एनालिसिस की वजह से। मैं कह रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्टली एनालिसिस बंद होना चाहिए, वो बहुतों की जिंदगी खा रहा है, सच में बंद होना चाहिए वो तो। बट लेकिन मान लीजिए आपने पहले दिन पेपर दिया, मैंने दूसरे दिन पेपर दिया, मैंने एनालिसिस देख लिया, बट उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना भाई, मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है, मेरे पास तो जितने रिसोर्स होंगे मैं तो यूज करूंगा। ऑब्वियसली, मतलब जो एस्पिरेंट की तो गलती नहीं है, गलती है टीचर्स की। मतलब टीचर्स, उन्हें बस क्या है यार, व्यूज आ जाए, मेरे पे जितने व्यूज होंगे, मेरे पे जितने फॉलोअर्स होंगे, मेरे उतना कोर्स बिकेंगे। उस अपने लिए तुम पता नहीं कितनों की जिंदगी खराब कर दे रहे हो। खराब ही करना है वो, मतलब बहुत बड़े उस पर नहीं कह रहा, पर अगर तुमने 4-5 जने भी तुम्हारी वजह से नहीं हो पाए सेलेक्ट, उनका तो पूरा परिवार बेकार हो गया ना। बिल्कुल, वो बात अलग है कि अगली बार वो ले सिलेक्शन या कुछ भी हो, पर मेन चीज टीचर अपनी वजह से ये चीजें खराब कर रहे हैं। ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि अगले दिन हेडलाइंस भी चलती हैं, भाई हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए, 10 मार्क्स के आ गए, 20 मार्क्स के आ गए, और आप हमारे यहाँ से प्रिपरेशन करो। बस
तो ये भी अच्छा एक मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि जितने लोग आजकल पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं और ये चीज़ उनको दिखाई जाती है कि भाई हमने लास्ट ईयर तैयारी कराई थी, हमारे 100 बच्चे हो गए, हमारे 1000 हो गए, हमारे 10,000 हो गए। इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल मैं इस चीज में ऐसे बताऊंगा कि यार सच्चाई तो अब आप सारा पढ़ा दोगे ना, सारा पढ़ा दो, एग्जाम तो उसमें से आना है। अब उसमें से एग्जाम आ जाएगा, आप कहते हो कि मेरे एग्जाम में से मतलब जो मैंने पढ़ाया वही आया है, उसके बाद बच्चा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चा आपसे पढ़ेगा। अब बच्चे पे डिपेंड है, अगर आप 1 लाख बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, उसमें से 500 सेलेक्ट हो गए, तो आप उन 500 को क्यों दिखा रहे हो कि सिलेक्ट हो गए? उन्हें दिखाओ ना 99,500 को जो नहीं हुए सेलेक्ट, वो उन्हें नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही ये स्ट्रेटजी है। पहले एक भी टीचर ऐसे नहीं घूमता था रोल्स रॉयस में, आज है। आज टीचर्स ऐसे भी है जिनके पास ओडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, फार्म हाउस, बहुत सारी चीजें, वो इस स्ट्रेटजी के थ्रू ही है। तभी इतने मतलब बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं कि भाई आज ये कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ से ध्यान आया, मान लीजिए मैंने कोर्स लिया कि मुझे हर सर पढ़ा रहे हैं इस XYZ एकेडमी में, बिल्कुल मैंने ज्वाइन किया, आपने वहां 1 हफ्ते पढ़ाया और पता चला 10वें दिन आप कहीं और पढ़ा रहे हो, तो मैं तो फंस गया। फिर मैं क्या करूंगा ऐसे केस में? यही तो पैसा मैटर कर रहा है। एक हमारे सर हैं, सबको पता ही लग जाएगा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के 50 करोड़ रुपए लेते हैं। अच्छा, 50 करोड़। अब मैंने तो अनाउंस कर दिया, किसी ने अनाउंस कर दिया कि हाँ ये सर पढ़ाएंगे, अब दूसरे से उन्हें ऑफर आ गया 50 करोड़, कोई नहीं ठुकराएगा, वो वहां चले जाएंगे, फंसेगा कौन? बच्चा। मतलब घूम फिर के फंसेगा बच्चा ही। आप एनालिसिस कराओ, आप कहीं और स्विच करो या कुछ भी करो, फंस बच्चा जाएगा। तो ऑलरेडी मतलब यार जो बच्चा 4,000 5,000 का कोर्स नहीं खरीद पा रहा है, बड़ी मुश्किलों से पैसे अरेंज करके ले रहा है, तो ऐसे में तो उसका कोई फ्यूचर फिर खराब है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तभी तो लोग बाग आजकल ज्यादा भटक रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ लिमिटेड रिसोर्स रखो और ऐसे वाले रिसोर्स रखो जो इधर उधर ना जाए, भटके, जिससे तुम भटको ना। बस मेन वही है यार। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें, नॉर्मल एक बंदे को यूट्यूब से अगर प्रिपरेशन करना है, कर सकता है? बिल्कुल आराम से कर सकता है, बहुत आराम से। एक लड़का है दुमराव टीवी करके, जीएसटी इंस्पेक्टर है वो, अमृत नाम है उसका, उसने पूरी तैयारी ही मतलब यूट्यूब से करी है। वो अपने मुंह से कहते हैं कि भाई मैंने तो यूट्यूब से करी है तैयारी। आज वो जीएसटी इंस्पेक्टर है, अपना जो भी है उसका अच्छा है, यूट्यूब पे 3 लाख फॉलोवर्स, मतलब कर रहे हैं लोग बाग यूट्यूब से सारा कुछ। तो भाई जितने भी लोग हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ यूट्यूब से भी कर सकते हो। बाकी जैसा हर्ष ने बताया कि आप स्पेसिफिकली टीचर्स को ही फॉलो करें ताकि प्रिपरेशन आपकी बेटर है। अच्छा, ये हो गया प्रोफेशनल के बारे में, काफी बात कर ली हमने। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, आपकी नहीं, इन जनरल एक एस्पिरेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आजकल एक बहुत सारी चीज ये देखने के लिए मिलती है, यार मेरे पास तो अभी साल भर है, मैं तो कर लूंगा तैयारी आराम से, या 6 महीने है कर लूंगा तैयारी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेंटेलिटी जो है ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, ये कभी कुछ नहीं करने देगी। हमेशा ये सोच के बैठो एग्जाम में मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, कुछ नहीं हुआ ना तो बेकार हो जाऊंगा। मतलब अगर ये सोच के बैठोगे ना तुम जान लगा दोगे अपनी। और दूसरी चीज ये भी है कि मैं मजे ले लूं थोड़े से, मैं यार दोस्तों के साथ घूम लूं, भाई कोई काम नहीं आने का। सबको पता है मैं यार दोस्त जो अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, तुम्हें कोई नहीं देना। मत उन चक्कर में मत पड़ो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ बन जाओगे तो जो दोस्त नहीं भी है ना वो भी तुमसे कहते हैं यार मेरा ही तो दोस्त है वो। मैं औरों की नहीं कह रहा, मैं तो अपनी कह रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं बना, पर हाँ जो है ठीक है। यार दोस्त बहुत से ऐसे भी कहते हैं जो मैं जानता भी नहीं, अरे हमारा दोस्त है मैं जानू उसे, कभी देखा होगा बस उन्होंने, पर नहीं बनोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने भी कह देंगे जहाँ ऐसे। तो कितने लोगों का फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए? मतलब एक जनरली मान लीजिए मुझे किसी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो मुझे क्या अपना फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए या कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, ये बता दीजिए। देखो दोस्त तो एक या दो होते हैं, बाकी होती है भीड़। सही है, तो फ्रेंड सर्कल वो अलग होता है कि हाँ जिनसे हम बात कर सके पर्सनली, वो एक अलग 1-2 दोस्त होते हैं, वो पहले से साथ होते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि मतलब हमारी तैयारी में हेल्प करते हैं, या वो उनसे बना कर रहोगे, क्योंकि जिन जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे ना तुम वैसे लोग बन जाओगे। तो ज्यादा लंबा छोटा नहीं, 1-2 दोस्त होते हैं उनके साथ रहो, बात खत्म। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ, नेगेटिव फील करता हूँ। तो ऐसे में मुझे किससे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? वहां पे वो एक तो घर वाले सबसे मेन चीज। मैं डिमोटिवेट होता था, मैं जाके अपनी मम्मी के पास बैठ जाता था, और टचवुड मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव रही है स्टार्टिंग से, वो मेरे सुनती थी। उन्हें सच में नहीं पता कि सीजीएल क्या है, सीपीओ क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें, पर वो सुनती थी कि ए मम्मी, कहता था मम्मी ऐसे हो गया, मम्मी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कहती हो जाएगा, सब्र रख। मैं कहूंगा पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होने चाहिए कि किसी दोस्त के पास जाने की जरूरत ना पड़े किसी को। मतलब मेन चीज तो वही है, घर वाले हो तो कहीं क्यों जाएगा कोई। डेफिनेटली। तो ऑलमोस्ट काफी सारी आपसे बात हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। हर्ष के पास गवर्नमेंट जॉब भी है, हर्ष अच्छा भी कर रहा है, हर्ष एक बहुत बढ़िया क्रिएटर भी है, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। हर्ष सब शादी कब कर रहे हैं? अभी मेरे भाई की शादी हुई है, बड़े की। ये आंसर दिया तो
तो अभी तो समय लगेगा। हर्ष अभी बहुत कुछ कर रहा है, पर हर्ष अभी 24 साल का होगा अगले साल मार्च में, तो अभी समय लगेगा। मतलब 27-28 का हो जाऊँ आराम से, बहुत कुछ ट्राई कर लूँ करने की, फिर देखते हैं। बट सीरियसली हेड्स ऑफ टू यू, 24 साल की उम्र में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब के। ऑलरेडी आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में काम भी कर रहे हैं, आप एक अच्छे क्रिएटर भी हैं। लास्ट कुछ भी आप हमारे व्यूअर्स को या जो भी आपको देख रहे हैं उनको कुछ मोटिवेट करना चाहें या बोलना चाहें कि भाई आप ये कर लो, एग्जाम तैयारी हो जाएगी, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी, अभी आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। बस मैं तो यही कहूँगा भाई, अपने घर वालों को देखो, अपने आप को देखो और लगे रहो। बस मेन चीज मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ, कंसिस्टेंसी पे लगे रहो, हो जाएगा। यार दोस्त मिल जाएंगे बाद में, यार कोई कहीं नहीं जा रहा, वापस सब घूम फिर के तुम्हारे पास ही आएंगे। तो भाई थोड़ा घर वालों पे और अपने पे ध्यान दो बस, और तो कुछ नहीं है। तो आज हमारे साथ थे हर्ष, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है प्लस एक क्रिएटर भी है, काफी अच्छे, काफी सारे लोग जानते हैं। तो थैंक यू सो मच हर्ष जुड़ने के लिए। एंड इसी तरह के और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक गिव अवे भी आ रहा है तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच हर्ष, आप जुड़े, एंड लवली मीटिंग यू। थैंक यू।